गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा कल मैंने कक्षा 7 में गणित विषय और सांख्यिकी चैप्टर में बेटा अब शुरू किया था। कल मैंने उसके प्रकरण में मैंने पाई ग्राफ की अवधारणा तथा निरूपण के संबंध में मैंने बेटा 2 पेज भेजे थे और वो करने के लिए कहा था। आपने कर लिए होंगे। कुछ बच्चों ने कहा है कि सर उसे वीडियो बना के समझा दो। तो बेटा आप लोगों ने ये कॉपी पर उतार लिया होगा और समझने की कोशिश भी करी होगी, लेकिन फिर भी बेटा यदि समझ में नहीं आया तो मैं आपको ये इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। बेटा इसे ध्यान से सुनना और देखना। बेटा कक्षा 6 में जब हमने सांख्यिकी पाठ पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि सांख्यिकी में आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। हमारे पास में कुछ आंकड़े दिए होते हैं और उनसे हम उनको एकत्रित करके और उनसे सही अर्थ निकालते हैं। यही सांख्यिकी का उद्देश्य होता है। उसमें हमने कुछ ग्राफ भी आप लोगों को बताए थे। बारंबारता सारणी बताई थी हमने कि बारंबारता सारणी कैसे बनती है ना। और उसके हमने दंडग्राम चित्र भी बनाए थे। तो उससे आगे आज कक्षा 7 में बेटा आपको अब बारंबारता तो बनानी पड़ेगी नहीं। अब क्या करना पड़ेगा हमें बेटा कक्षा 7 में तुम्हारे पाई ग्राफ है। क्या होता है? पाई ग्राफ पढ़ना पड़ेगा और हमें समांतर माध्य पढ़ना पड़ेगा, जिसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी कहते हैं। तो समांतर माध्य और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से पहले हमें पाई ग्राफ पढ़ना होता है। बेटा पाई ग्राफ क्या होता है? ठीक है बेटा। अब मैं आप लोगों को ये देखो, ये मैं यहाँ से आपको क्या लिखा था मैंने, ये आपको बता रहा हूँ। ये लिखा था, निश्चित उद्देश्य से हम संख्यात्मक तथ्य इकट्ठे करते हैं। यानी कि कोई हमारा कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है और वो उद्देश्य बेटा उसमें हमें आंकड़े मिलेंगे। उन आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे और उन तथ्य होते हैं उन्हें आंकड़े कहते हैं। कक्षा 6 में मैंने बताया था कि आंकड़ों को व्यवस्थित करके हम बारंबारता सारणी बनाते हैं, दंडग्राम बनाते हैं, चित्रलेख बनाते हैं। ये सब हमने किया था। अब इस अध्याय में हम अवर्गीकृत आंकड़ों के पाई चार्ट की अवधारणा यानी कि पाई चार्ट बनाएंगे, उनको निरूपण करेंगे। निरूपण का मतलब दिखाएंगे कैसा होता है ग्राफ पे बना के, और केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या होती है, समांतर माध्य ज्ञात करना, ये सब सीखेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम पाई ग्राफ की अवधारणा और निरूपण क्या होता है। इसकी अवधारणा यह होती है बेटा कि जब आंकड़े हमारे पास में होते हैं उसको एक हम वृत्त बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वृत्त। उस वृत्त के अंदर इन आंकड़ों को दिखाया जाता है, जिससे हम चित्र देखते ही हमें पता चल जाए कि कौन सी घटना ज़्यादा हुई है, कौन सी घटना कम घटी हुई है। वे हमें जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं हमें देखते ही उसका अर्थ निकाल देंगे। अब वृत्त के अंदर हम इन्हें कैसे रखेंगे आंकड़ों को? वृत्त के अंदर हम जहाँ हमारा केंद्र होता है वहाँ से बेटा हम त्रिज्या खंड बनाएंगे। वृत्त के अंदर क्या बनाएंगे? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का मतलब है कि त्रिज्या के द्वारा परिधि तक और फिर त्रिज्या के द्वारा परिधि तक। इसलिए हम यहाँ पे ये लाइन खींचेंगे और जो भी प्राप्त होगा हमें, ये सब त्रिज्या खंड कहलाएंगे। ये अलग अलग क्या होते हैं बेटा? ये सब त्रिज्या खंड। इनके द्वारा ही हम पाई ग्राफ बनाएंगे। यदि हम ये घटनाएं या आंकड़े हम वृत्त के अंदर लिख देते हैं, वो ही हमारा पाई ग्राफ बन जाता है। यही मैंने लिखा है। उदाहरण के तौर पर मैं तुम्हें समझाऊं कि कक्षा 8 में मान लिया किसी बच्चे ने ये अंक प्राप्त करे, गणित विषय में इतने अंक प्राप्त करे जितना मैंने दिखाया। देखो ये त्रिज्या खंड दिखाया। संस्कृत में इतने प्राप्त करे, ये मैंने दिखाया छोटा सा करके। अंग्रेजी में इतने प्राप्त करे हैं, हिंदी में इतने प्राप्त करे हैं, सामाजिक विज्ञान में इतने और विज्ञान में इतने प्राप्त करे हैं। तो सबके विषय के अलग अलग मैंने त्रिज्या खंड बना दिए हैं। गणित का अलग त्रिज्या खंड बनाया है, संस्कृत विषय का अलग त्रिज्या खंड बनाया है, अंग्रेजी का अलग, हिंदी का अलग, तो सबके अलग बने। अब यहाँ पे देखते यदि मैं कहने लगूँ कि सबसे ज़्यादा नंबर बच्चों के किस विषय में आए हुए हैं, तो ये दिखाई दे रहे हैं बेटा सबसे ज़्यादा बच्चे गणित विषय के में। देखो ये आपका ग्राफ सबसे ज़्यादा है। तो देखते ही हमें बनता है कि सबसे ज़्यादा बच्चों के नंबर गणित विषय में आए हैं। ठीक है ना। तो ये इसको हम पाई ग्राफ या वर्तारेख बोलते हैं। अब हम इसको बनाएंगे कैसे? सही बिल्कुल इसकी त्रिज्या खंड कैसे बनेंगे वो एक क्वेश्चन लेके हम आपको बताएंगे। फिर आपको क्वेश्चन मिला करेंगे, तुम्हें सब
ऐसे ही बनाना है, पाई ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। तो इसलिए ये तो अवधारणा थी। अब ये पाई ग्राफ बनाते कैसे हैं, उसको खींचते कैसे हैं। अब कक्षा 7 के बच्चों का स्कूल जाने में देख लो किन किन साधनों का प्रयोग बच्चे करते हैं। मान लिया बच्चे झिंझाने जा रहे हैं या मेरे स्कूल में आ रहे हैं, तो कितने बच्चे पैदल आए हुए हैं। ये समझ लो टोटल बच्चे हमारे 60 हैं पूरे। उसमें कक्षा 7 में बच्चे कितने हमारे 60 बच्चे हैं। उन 60 बच्चों में पैदल जो बच्चे आते हैं बेटा, वे 18 बच्चे पैदल आते हैं स्कूल में, और 10 बच्चे साइकिल के द्वारा आते हैं, और 8 बच्चे रिक्शा से आते हैं, मेट्रो से आते हैं रिक्शा से, 9 बच्चे मोटरसाइकिल से आते हैं, और 15 बच्चे अन्य साधन से, चाहे ट्रैक्टर पाओ बैठ के, चाहे बुग्गी में बैठ के आओ, किसी भी अन्य साधन पाओ, तो 15 बच्चे ही। तो कुल टोटल हमारे इस तरीके से 60 बच्चे हैं। तो 60 बच्चे अलग अलग साधन पर हम आए हैं, इसको हमें पाई ग्राफ में दिखाना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन यदि आपको मिलेगा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये मैंने लिखा है हल। सबसे पहले आपको त्रिज्या खंड के लिए कोणीय माप ज्ञात करेंगे हम। उसे खींचने से पहले ध्यान रहे, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण माप ज्ञात करेंगे। केंद्रीय कोण का मतलब है कि जो केंद्र के पास कोण बनेगा वो ज्ञात करेंगे हम। किसका ज्ञात करेंगे, पैदल वालों का कितना कोणीय माप है, साइकिल वालों का कितना है, रिक्शा वालों का कितना है, मोटरसाइकिल का कितना है, अन्य साधनों का कितना है। तो हम एक एक को लेकर करेंगे। ये मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया है। जो भी आपको साधन यूज़ करना है, जिस बच्चे ने जो साधन यूज़ करने की है, वे कितने बच्चे हैं वे तो आपको ऊपर रखने हैं, और टोटल विद्यार्थी आपको रखने हैं नीचे, और गुणा करनी है 360 से। 360 इसलिए करते हैं क्योंकि सारे का जो कोणीय केंद्रीय माप होता है वो 360 होता है। एक बार फिर सूत्र सुन लो कैसे कोणीय माप निकलेगा। ऊपर आपको साधन अपनाने वाले बच्चों की संख्या लिखनी है, नीचे कुल विद्यार्थी लिखने हैं, और ऊपर गुणा कर देंगे 360 की। अब आपको जब ये करके दिखाऊंगा मैं, आपकी समझ में ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है क्योंकि ये हर जगह लगेगा। अब साधन मैंने लिया है बेटा पैदल। देखो ऐसे खड़ी लाइन बना लेंगे हम, 3 खाने बना लेंगे, 1 2 और 3। तो पहले देखो पैदल वाले लिए, पैदल वाले बच्चे कितने हैं 18। अब हमें त्रिज्या खंड का कोण ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों की संख्या मैंने ऊपर बताया था, ऊपर लिख लेंगे हम 18, और नीचे कितना लिख लेंगे टोटल बच्चे कितने हैं 60। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 60, और गुणा 360। देखो 360 केंद्रीय कोण है ना, ये ऊपर लिख दिया। अब हम इसको काटेंगे, देखो 0 से 0 कट गई, ठीक है बेटा। अब इससे काटो यहाँ पे 6 से काटेंगे से 36 18। अब ऊपर कौन बच गया 36 और 3 की गुणा करो, 3 छंग 18, हंसी लेख 3 3 9 और 1 10। देखो 108 अंश आ गया। तो पैदल वालों का अंश कितना आ गया 108। इसी तरीके से सब का निकाल लेंगे। अब साइकिल वाले का निकाल लो। साइकिल वाले बच्चे कितने हैं 10, तो ऊपर यहाँ पे 10 रख देंगे, नीचे वही 60 हो गया, और गुणा 360। अब फिर देखो वही 0 से 0 कट गया, और 6 से इसे काटो, 6 छंग 36, कितना आ गया 60। तो ये रहा 60। तो ये बेटा देखो 60 अंश आ गया। तो साइकिल वालों का कितना आ गया कोण 60 अंश। इसी तरीके से रिक्शा वाला काटेंगे। रिक्शा वाले आने वाले बच्चे कितने हैं 8, तो ऊपर 8 रख देंगे, नीचे वही टोटल बच्चे 60 और गुणा 360। फिर इसे काटेंगे, देखो 0 से 0 कट गया बेटा, यहाँ पे 0 से ये 0 कट गया, 6 से इसे काटो, 6 छंग 36, 8 छंग 48 अंश आ गया। इसी तरीके से बेटा मोटरसाइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या कितनी 9, तो 9 ऊपर रख देंगे, वही 60 गुणा 360। 0 से 0 कट जाएगा, 6 छंग 36 और 9 छेक 54 अंश आ गया। अब जब फिर अन्य साधन से आने वाले कौन कौन कितने बच्चे हैं बेटा 15। ये देखो अन्य साधन के कितने बच्चे हैं 15, तो 15 ही ऊपर रख देंगे, नीचे 60 और वही 360, वही 0 से 0 कट जाएगी, और इसे 6 से काटेंगे, 6 छंग 36 और 15 छीका 90। तो एक अंश आ गया 90। अब हमें ये कोण प्राप्त हो गए हैं प्रत्येक साधन के 108, 60 और 48, 54 और 90 अंश। अब हमें वृत्त खींचना है। वृत्त किससे खींचेंगे बेटा प्रकार से। अब प्रकार लेकर आएंगे हम, तो मैंने लिख दिया। अब तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए एक पटरी होनी चाहिए, यानी कि फीटी।
एक तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, चंदा, एक क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, प्रकार, और एक कच्ची पेंसिल। अब उसकी सहायता से तुम्हें ये वृत्त के अंश खींचने हैं इसमें, यहाँ पे ये त्रिज्या खंड बनाने के लिए। तो सबसे पहले कैसे खींचेंगे, आपको एक वृत्त बना लेना है, किसी भी त्रिज्या का बना लो, ऐसे जैसा मैंने ये बना लिया। और इस बनाने के बाद में आपको एक लाइन फीटी से ऐसे खींच देंगे, यहाँ से केंद्र से लेकर परिधि तक की, और यहाँ पे चंदा रखेंगे। चंदा रखने पे बेटा 108 गिन लियो, यहाँ से 108 जब आएगा तो आप यहाँ पे निशान लगा दोगे यहाँ पे ऊपर, और उसे चंदे को हटा देंगे फीटी की सहायता से और इसे मिला देंगे, ये हो जाएगा 108 अंश का। ठीक है बेटा, तो पहला हो गया 108 किसका था, पैदल का, तो पैदल वालों का हो गया। अब जब फिर चंदे को यहाँ से उठाओगे, अब जब चंदा हम यहाँ पर रखेंगे ऐसे करके, चंदा ऐसे घुमा लेंगे कॉपी को, और ये देखो फिर ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पर रखने के बाद में फिर 60 अंश बनाना है। उधर देखो बेटा कितना था वो, 60 अंश। तो यहाँ से तुम जो है फीटी रखेंगे और 60 अंश देखेंगे, और 60 अंश पे फिर ऊपर निशान लगा देंगे, और फिर ऐसे करने के बाद में ये 60 अंश का बन जाएगा साइकिल वाले का। हो गया। साइकिल के बाद में फिर चंदा यहाँ से उठाएंगे और फिर ऐसे को फिर घुमाएंगे, और यहाँ से फिर 48 का बनाएंगे। 48 का बन जाएगा तुम्हारा, वहाँ पर निशान लगा देंगे, फिर फीटी से खींचेंगे ऐसे, और ये तुम्हारा 48 बन जाएगा। फिर ऐसे करेंगे, देखो 48 से फिर 54 का, और यहाँ पे ये 54 का जैसे यहाँ पे निशान लगाएंगे, उसमें लिखा रहेगा बेटा 10 20 30 40 50, और 1 2 3 4 गिन के 54 हो जाएगा। हो गया। और फिर जो बचेगा आपका ये 90 अंश का ही बच जाएगा। ठीक है बेटा, चाहे इसे माप के देख लियो, ये 90 अंश का ही तुम्हारा बच जाएगा, क्योंकि आखिरी में से एक बचेगा। तो ये आपके अलग अलग त्रिज्याखंड बन गए हैं, और इनको हम दर्शा देंगे कौन सा कौन कितने का है। त्रिज्याखंड जो बना है कितने का है, तो पैदल वाला 108 बन गया, साइकिल वाले 60 अंश बन गए, रिक्शा वाले 48 बन गए, मोटरसाइकिल वाले 54 अंश बन गए, और अन्य साधन के 90 अंश के। तो ये आपका पाई ग्राफ बन गया। ये मैंने लिख दिया, जो मैंने करके दिखाया है कि निम्न वृत्त के अंश 108 60 48 54 90 के त्रिज्याखंड के रूप में बनाते हैं, यही पाई ग्राफ है। इसी के आधार पर चित्र द्वारा हम वर्णन कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चे, देखो चित्र से पता चल रहा है कि पैदल आने वालों की बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो जब 108 अंश ज़्यादा है तो पैदल चलने वालों की बच्चों की संख्या ये ज़्यादा मिलेगी। और देखो 18 बच्चे हैं, दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही तो ग्राफ से भी और इससे। तो इसके यदि मैं सबसे कम करने लगूँ, सबसे कम देखो रिक्शा वाले 48 अंश है, तो यहाँ पे भी आपको रिक्शा वाले सबसे कम बच्चे दिखाई देंगे। तो ग्राफ द्वारा भी हम अर्थ निकाल सकते हैं। सांख्यिकी हमें बेटे सही सही आंकड़ों का अर्थ प्रदान करती है, ये सांख्यिकी का अर्थ होता है। फिर मैंने बेटा आपको गृह कार्य दिया था। गृह कार्य में मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, 1 और 2। किसी भी बच्चे ने मुझे अब तक करके नहीं दिखाए हैं। तो बेटा जैसा मैंने ऊपर का क्वेश्चन किया है, आप लोग इसे देख देख कर मुझे ये दोनों प्रश्न करके दिखाएं। ठीक है बेटा, करके देखो इन्हें, कोशिश करो, बनेगा। एक बार गलत बनेगा तो दूसरी बार ठीक बन जाएगा। और फिर मैंने यह तुम्हारा अभ्यास था, तुम्हारा इसी पे जो समझाया मैंने, इसी पर आधारित है तुम्हारा अभ्यास 3 ये मैंने कर करके तुम्हें दिखाया है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें तुम्हें ये चित्र दिया है बेटा, है ना, और उस चित्र के आधार पर ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको, है ना। तो इसकी वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। आप जो है पहले उन 2 क्वेश्चनों को मुझे करके दिखाया और इसे सबको कॉपी पे उतार लो। धन्यवाद बेटा।